हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुरता बोल रहा हूं और आज बेंगलुरु से मेरे साथ एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, उन्होंने इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस में काफी साल उन्होंने काम किया, काफी दशक उन्होंने काम किया और रिटायरमेंट जब उन्होंने रिटायर किया, ही वाज फाइनेंशियल एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय में, और ही वाज आल्सो द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। मगर आज हम राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आज हमारा चर्चा का विषय है पीएम केयर्स। पीएम केयर्स आपने जरूर सुना होगा। पीएम केयर्स का पूरा जो अंग्रेजी में एक्रोनिम है, यह है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। तो मैं आज परिचय कर देता हूं सुधांशु मोहंती जी से। धन्यवाद मोहंती जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरा पहला सवाल है कि क्या जरूरत था ऐसा एक पीएम केयर्स, एक अलग ऐसा फंड का कोई जरूरत था? हमारे पास एक है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। अलग अलग राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी ऐसे रिलीफ फंड है, चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। तो एक और फंड का क्या जरूरत है? यही मेरा पहला सवाल आपसे। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड हुआ, आप जैसा बोले डिफरेंट स्टेट्स में जो रिलीफ फंड्स है अपना चीफ मिनिस्टर्स का, मेरा ख्याल से ये जो फंड से ये बिल्कुल सफिशिएंट है। कोई भी हमारा कैलामिटी हुआ, ट्रेजेडी हुआ, प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स हुआ उसको इस्तेमाल करने के लिए हम बचपन से, अब जब नौकरी भी नहीं किए थे उस समय भी हमें पता था, हम इसको शॉर्ट में कहते हैं प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड। एंड उसी मुताबिक हर स्टेट में भी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, अगर किसी को अगर पूछे आप, वो कहेंगे अगर किसी को डोनेशन देना है तो चलो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड को दे दें, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को दे दें। मेरा मतलब से जो चीज में लिखा हूँ, जो आर्टिकल में, वर्ड का आर्टिकल में, इसका कोई बिल्कुल जरूरत नहीं था। तो बिल्कुल जरूरत नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो भी चीज वो जो प्रधानमंत्री शॉर्ट में कहते हैं पीएम केयर्स फंड अभी बनाए, वो भी इस्तेमाल कर सकते थे और कर सकेंगे भी। अच्छा, तो मोहंती जी, सुधांशु जी, ऐसा है कि सिर्फ ये प्रधानमंत्री का जो नेशनल रिलीफ फंड सिर्फ ये नहीं, और जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड सिर्फ ये नहीं, हमारे देश में जो आपदा प्रबंधन जो कानून है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 का जो कानून है, इसके अंदर भी एक और फंड है। इसको कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, और इसमें भी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड भी है। जैसे हमें प्राकृतिक कोई आपदा, कोई बाढ़ हुआ या भूकंप हुआ या कुछ भी, कोई मेजर, कोई बड़ा कोई दुर्घटना हुई, मेजर एक्सीडेंट, उसी में भी आम आदमी, दंगा, इसमें दंगा भी है, दंगा होने के कारण भी जो राहत के लिए, जो रिलीफ के लिए आप आम आदमी ये फंड में भी पैसे दे सकते हैं। If it is there, I think even this particular fund is the one which could complement the respective funds in the states or the Prime Minister's Relief Fund. If someone were to draw a thin line of demarcation or difference between the two funds, although मैं कहूँगा ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो नेशनल रिलीफ फंड है, उसी मुताबिक चीफ मिनिस्टर्स का भी जो रिलीफ फंड है वो भी फ्लेक्सिबल है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर कोविड-19 का बारे बात करते हैं
ये COVID-19, आप you forget about the Spanish flu of 1918, which is about striking us here in 2019 or 20. This is flexible enough to incorporate कोई भी डिजास्टर हुआ, ये आप इसको नेचुरल डिजास्टर माने, ये मैनमेड डिजास्टर माने, कोई भी डिजास्टर माने, इसको तो आप बिल्कुल इस्तेमाल भी कर सकते थे। इसीलिए मुझे ताजुब लगा कि प्रधानमंत्री पीएम केयर्स का फंड का क्या जरूरत है। हमारे मित्र है जो आपका शहर में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, रामचंद्र गुहा, वो ऐतिहासिक है, ही इज अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल। उन्होंने और भी जिस तरह से शब्द यूज किया वो कि ये पीएम केयर्स एक तरह से एक पर्सनालिटी कल्ट डेवलप कर रहे हैं, एक सेल्फ एग्रेडाइजिंग, कि लोगों को समझे सिर्फ प्रधानमंत्री, ओनली द पीएम केयर्स। तो इसका जो एक संदेश जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है, ये इट डेवलप्स, इट इज एम्ड एट बिल्डिंग अ पर्सनालिटी कल्ट। तो आप क्या सहमत है रामचंद्र गुहा के साथ? Absolutely, without any hesitation, I agree with Mr. रामचंद्र गुहा। लेकिन परंजॉय जी, अगर आप मुझे 1-2 मिनट देंगे, मैं आपको बताऊंगा मैं जब मिनिस्ट्री में था, जब वित्तीय सलाहकार था, उस समय हमारा मंत्री थे मनोहर पारीकर जी। एक दिन, ये होगा लगभग 2015-16 का बात है, मुझे बताए हमारा विडोज काफी होते हैं, बहुत विडोज होते हैं और प्रॉब्लम्स उनका बहुत रहता है। आप तो जानते हैं कि सब फैमिली से दूर रहते हैं फॉरेस्ट एरिया में। आप उनके लिए एक रिलीफ फंड एक शुरू करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिवली विधवा के लिए आप एक शुरू करेंगे, तो मुझे बताया आप इसका आउटलाइन, एक कंसेप्ट पेपर बनाइए, लेकिन उस पर आप एक कंडीशन है दैट वहाँ हमारे जो रक्षा मंत्री का नाम तक नहीं रहेगा। मेरा नाम तो भूलिए, रक्षा मंत्री का नाम भी नहीं रहना चाहिए। ये नेशनल विडोज रिलीफ फंड अगर आप कहना चाहते हैं तो उसको आप कहिए, और किसी भी दूसरा नाम देना भी चाहते हैं आप भी दे सकते हैं। तो उसका बैकग्राउंड में, I mean, to be very honest, I was absolutely staggered by the fact that a fund, which I have mentioned in the article, that everything now collapses to a particular acronym, which can be pronounced and which also connotes and conveys. आप जैसा बताए वो केयर है, कंसर्न है, मैं इस्तेमाल किया हूँ वर्ड्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम केयर एंड कंसर्न, पाइटी में इस्तेमाल किया हूँ। ये तो हम जब डोनेशन किसी को देते हैं, ये डोनेशन ये दिल की बात है। कौन से फंड को आप डोनेशन दें? मैं आपको रोक रहा हूं सुधांशु जी, क्योंकि आप जिस विषय के ऊपर अभी बात करना शुरू किया, आपने इसी विषय के ऊपर 26 अप्रैल वायर में एक लंबा लेख आपने लिखा, और उसमें आप बारीकी से विश्लेषण किया कि हमारा वित्त मंत्रालय में जो राजस्व जो विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्होंने 17 मार्च 2020 में सारे सरकारी ऑफिसर, भारतवर्ष के हर सरकारी ऑफिसर, उनको बोला कि एक महीना का, एक दिन का तनख्वाह हर महीना आने वाले 12 महीना तक, यानी कि मार्च 2021 तक आप ये पीएम केयर्स में डाल दीजिए, प्रधानमंत्री का सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये फंड में डाल दीजिए। और सबसे आश्चर्य बात जो आपने उसमें लेख किया कि दूसरी पैराग्राफ में यह भी लिखा है, अगर किसी अफसर और किसी स्टाफर कोई आपत्ति है, इफ शी और ही हैज एनी ऑब्जेक्शन, तो आप तुरंत बता दीजिए। 20 अप्रैल 2020 में डीडीओ यानी कि ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो आपने जैसे कहा, आप सचमुच क्या दिल से दान कर रहे हैं या सरकार आपको कह रहे आप दान कीजिए? क्योंकि जो अंग्रेजी में कहते कोअर्सिव एक्शन हो गया, क्योंकि
कोई ऐसा सरकारी ऑफिसर है जो कहेंगे कि नहीं मैं दान नहीं करूंगा, क्योंकि उनका नाम तुरंत सब लोग को मालूम पड़ जाएगा, एक बार डिपार्टमेंट में रेवेन्यू में आ गया। तो आप जैसे लेख में आपने लिखा कि द व्हाट इज अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन becomes like a coercive kind of act कि सरकार कह रहे तुमको देना ही पड़ेगा, आपको पसंद है या नहीं। ये लिखित रूप में नहीं है, मगर आप बारीकी से सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का जो ऑर्डर आप पढ़ेंगे, मतलब यही है। आप बिल्कुल जो कहते हैं उसके साथ पूरा सहमत हूं। ये तो वही चीज पे भी हाईलाइट किया हूँ, मैं लिखा हूँ, अगर किसी को करना है ये सिर्फ डोनेशन के लिए, दान करने के लिए अपील करना चाहिए। इट इज अ मैटर ऑफ someone's conscience, internal moral compass, that in these times of global pandemic, we all need to, there is no question that we should, and we should all lead from the front, those people who are at the middle class, the upper middle class, the rich people and all that. लेकिन किसी को बोलना हर महीने आपको आपका एक दिन का सैलरी तनख्वाह रिकवर होगा और 12 महीने के लिए पूरा 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर में, ये तो मुझे बड़ा, ये उसका ताल नहीं खाता है। तो मैं आपसे 2-4 और सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो पीएम केयर्स और जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, दोनों में फर्क है। पहला बात है कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड में सरकार का बजट से आप पैसे नहीं दे सकते हैं। जो सरकारी संस्था है, जो पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है, वो पैसे नहीं दे सकते, मगर पीएम केयर्स में आप दे सकते हैं। आपका प्रधानमंत्री का जो एनआरएफ है, जो राष्ट्रीय राहत कोष है, इसका पैसा, किसी का बीमारी हो गया, किसी का हार्ट सर्जरी का जरूरत है, किसी का किडनी का ट्रांसप्लांट का जरूरत है, कोई कैंसर का मरीज है, किसी ने एसिड अटैक में द विक्टिम है, इन लोग को आप थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं थ्रू द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। मगर आपने बहुत कड़ा, एक बहुत कठिन, मैं कहता हूं बहुत सख्त एक शब्द के इस्तेमाल किया, एक तरह से दिस इज अ जजिया कर, जो मुगलों का समय में लोग को पैसा देना पड़ा, दिस इज लाइक अ जजिया टैक्स। ये बहुत, you've used very strong language, have you not, सुधांशु जी? इसका जो नोटिफिकेशन सर्कुलर जो निकाले, ये अगर सही होता, ये सब एक्ट किए हैं on the basis of the cabinet secretary's letter of the day before, April 16 का डीओ लेटर है। अगर वो होता, बाकी जो चारों डिपार्टमेंट है, उसका अलावा जो चारों डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हुआ, इकोनॉमिक अफेयर्स हुआ, फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, ये सब भी कर सकते थे, लेकिन ये लोग ये नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जिसको जो किए हैं, इसका मतलब है ये लागू है उन्हीं एम्प्लॉइज का ऊपर जो नौकरी करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। ये तो दिस इज अ डिस्टिंक्शन, आई मीन दिस इज अ स्पेशल kind of I would say it is almost akin to a cess or a tax, which regardless of other ministries of the government of India, it is not even been invoked in the other departments of the same ministry. सुधांशु जी, ये पीएम केयर्स के बारे में बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोग उठाया कि ये क्या निजी ट्रस्ट है, इज इट अ प्राइवेट ट्रस्ट, इवन इफ इट हैज बीन सेट अप बाय अ गवर्नमेंट ऑर्डर, सरकार का कोई आदेश से है, इसका ऑडिट कौन करेगा, हु विल ऑडिट इट? जैसे पीएम नेशनल रिलीफ फंड एक सार्क ऑडिटर्स है। एक और सवाल उठाया कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार का जो कानून है, इसमें आएगा।
फिर इसका ट्रस्टीज कौन? हाँ, दे आर हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, दे आर एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज। मगर ये भी कुछ झूठा खबर, फेक न्यूज किसी ने फैला दिया कि ये नेहरू जी ने स्थापन किया था और कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उसको भी ट्रस्टी बना देगा। बाद में सरकार कहा कि नहीं नहीं ये फेक न्यूज है, ये वो। मेरा कहना ये है, लोगों को मालूम नहीं है, देयर इज नॉट इनफ ट्रांसपेरेंसी। लोगों को वो जो पारदर्शिता का जरूरत है कि ये पीएम केयर्स फंड ऑडिट होगा कि नहीं, कौन ऑडिट करेगा, ये सूचना का अधिकार के अंदर, कानून के अंदर आएगा कि नहीं, कि कौन कितना पैसा दिया, कहाँ ये पैसा जो जो लोग दान कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किस कारण के लिए। तो डोंट यू थिंक देयर शुड हैव बीन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन द, जब ये आपने घोषणा किया पीएम केयर्स, और भी आपको लोगों को बताना चाहिए था ये किस तरह से ये पीएम केयर्स का फंड सचमुच काम करेंगे, किस तरह से, हाउ विल इट बी एक्चुअली ऑपरेशनलाइज, हाउ विल इट वर्क? Goes absolutely without any doubt that the hallmark of any funds, let alone the funds like a relief fund, should be completely transparent. And मैं तो 2-3 दिन का पहले, मेरा ख्याल से 2 दिन का पहले मैं पढ़ा एक न्यूज जहाँ वो देखते हैं that ये C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पीएम केयर्स फंड्स को ऑडिट नहीं करेंगे। ये तो बड़ा अजीब बात है। लोग का पैसा दान में देते हैं और उन्हीं का पैसा वो लोग चाहें वो कैसा इस्तेमाल हुआ है और क्या हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, कैसा खर्चा हुआ है, कौन से आइटम में खर्चा हुआ है, वो तो उनको जानने का बिल्कुल अधिकार है, उनका अधिकार है। Nothing short of that. It should be absolutely made transparent. आप 5 रुपए दे रहे या 500 रुपए दे रहे, या आपने 25 करोड़ दे रहे या 500 करोड़ दे, सब कुछ एकदम सबके सामने आना चाहिए। नहीं देखिए जी, जो 28 मार्च जिस दिन प्रधानमंत्री पीएम केयर्स के बारे में घोषणा आया है, वो लॉकडाउन का 4 दिन के बाद तुरंत हमने सुना कि एक कनाडा का एक बड़ा स्टार है, फिल्म स्टार है, उसका नाम है अक्षय कुमार जी। उन्होंने प्रधानमंत्री का साक्षात्कार भी किया था, बहुत सारे सवाल भी उठाया था, कैसे आम खाना चाहिए, ये भी, ये सारे सवाल। उन्होंने तुरंत 25 करोड़ रुपया दे दिया। और भी उसके बाद एक के बाद एक देखिए बॉलीवुड का बड़े बड़े जितने स्टार्स हैं सबके नाम आ गया, जो प्लेयर्स है, जो क्रिकेटर्स है, जो बड़े बड़े पूंजीपति है, सबके नाम है। मैं एक लिस्ट आपको सुना देता हूँ। अक्षय कुमार का नाम तो मैंने बताया, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, फिर अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, करण जौहर, सोनम कपूर, आयुष्मान खुराना, और फिर साथ साथ ये नहीं, जो अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी का जो ट्रस्ट है, फाउंडेशन है, अडानी जी, गौतम अडानी जी का फाउंडेशन, ये सब लोग तुरंत पीएम केयर्स में पैसे डाल दिया। तो इस विषय के ऊपर 2 केस हो गया। एक तो एमएल शर्मा जी ने एक पिटिशन किया, और सोमवार का दिन 27 अप्रैल के दिन एक कोई 3 वकील और एक छात्र ने भी सुप्रीम कोर्ट में गया कि दे चैलेंज द लीगल वैलिडिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड एंड द चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, और सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हो गए उनके ऊपर। बोला इस याचिका में, इस पिटिशन में एक राजनीतिक रंग है, इट हैज पॉलिटिकल कलर, और धमकी दिया, आप तुरंत वापस ले लिए, विथड्रॉ द पिटिशन और फेस अ फाइन। तो मैं आपको ये, आई वांट दिस टू बी योर क्लोजिंग रिमार्क्स, व्हाट इज द बिग मैसेज गोइंग थ्रू, ये जो बड़ा जो संदेश है जो प्रधानमंत्री सबके सामने दे, जहां से हम लोग शुरू किया, इज इट जस्ट एम्ड at a building his personality, a personality cult? I've already alluded to, I have used the word building personality cult for Prime Minister, but I've mentioned that all the, whatever the name, the nomenclature is given, it collapses invariably to an acronym, a particular moniker. And this is the one which connotes, which tells people, conveys people in very simple language that it is someone who actually looks after you
And possibly, I mean, the acronym has been very well crafted. I must say this. I mean, this is not the time. I mean, this is simply not the time for this. Should be a complete bipartisan approach. Whoever, whatever can contribute as per his capability, his financial condition, should do to any funds that he deems proper. सुधांशु मोहंती जी, धन्यवाद, आपने आपका समय न्यूज क्लिक का दर्शकों के लिए दिया। और आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे फॉर्मर रिटायर्ड जो वित्तीय सलाहकार था, फाइनेंशियल एडवाइजर, जो रक्षा मंत्रालय में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, उनका कहना साफ है कि एक है ये पीएम केयर्स फंड का जरूरत नहीं था, और दूसरी बात कह रहे हैं जिस तरह से इसका लागू किया गया, एक तरह से एक मुगल का जमानों का जो जजिया का जो कर है उस तरह हो क्या, लोगों को जबरदस्त डरा दिया कि अगर आप नहीं दे, सरकारी अफसर को डरा दिया। तो इस तरह से इनका राय ये है कि सरकारी ऑफिसर को सामने और रास्ता नहीं है, उसको हर महीना का 1 दिन का तनख्वाह देना ही पड़ेगा। और ये जो नया फंड, इसका फायदा एक ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा मिलेगा, उनका नाम है हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन न्यूज क्लिक। नमस्कार।